सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमने डिस्कस कर लिया था ना साथ में। इससे हमने क्या डिस्कस किया ऑलरेडी और भी डिस्कस किया हाँ सर पीएच 7 कंपैरिजन में क्या हो रहा है? ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा आपका। ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। अब आ रहा है क्लियर? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने क्या डिस्कस किया था? सर पीएच स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने फॉर्मूला बताया था कि आपको फॉर्मूला पीएच का फॉर्मूला क्या है? यस सर। अच्छा फॉर्मूला सारे हो गए फॉर वीक एसिड यस सर। क्या फॉर्मूला होगा? फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या फॉर्मूला होगा? फॉर वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? उनका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होगा? ये सारी बातें हम कर चुके हैं राइट? यस सर। लिखते हो तो फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर्मूला खत्म हो गया वही था फॉर्मूला सही है। तो फिर आगे हम पढ़ते हैं टॉपिक आज इज ओवर द नेक्स्ट टॉपिक विल बी बफर। बफर क्या है? बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप थोड़े से मात्रा में अगर एसिड या बेस ऐड कर दो तो उसका पीएच में कोई वेरिएशन नहीं होगा। इट कैन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ड्यू टू एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। है ना? जनरली कोई सॉल्यूशन अगर आप एसिड या बेस ऐड करो तो उसका पीएच तुरंत बदल जाएगा। पर बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें एसिड या बेस के ऐड करने पर भी उसका पीएच बदलता नहीं है, वो रेजिस्ट कर सकता है परंतु ऑफ कोर्स कंडीशन इज स्मॉल अमाउंट। अभी आप बकेट लेके डालोगे तो बदलेगा ही। ठीक है राइट डाउन देखेंगे किसको बोलते हैं बफर, किस प्रकार के सॉल्यूशन ऐसे रेजिस्ट कर सकते हैं तो होगा होने की बात तो डेफिनेशन लिख पड़े आप सॉल्यूशन which can is called buffer। देख लीजिए डेफिनेशन लिख लिया। अब देखिए अब मुद्दे की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट क्वेश्चन इज
identify which of the following is buffer. And second type of question is to find the pH of buffer solution. ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऊपर टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट हम आगे बढ़ते हैं विद आइडेंटिफिकेशन टॉपिक, और पढ़ने के लिए पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बफर। We classify this buffer solution can be classified broadly into two types. इसको हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। Simple buffer and mixed buffers. Simple and mixed buffers. And this mixed buffers can also be further classified. इसको buffers हम further classify कर सकते हैं as acidic buffer and basic buffer. ये क्लासिफिकेशन है, अब वन बाय वन देखते हैं क्या है। How to know so compound is a simple buffer and so compound is a mixed buffer, and the mixed buffer वो पर्टिकुलर जो मिक्सचर आपको दिया है वो एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है, क्या हर मिक्सचर या हर कंपाउंड बफर की तरह काम कर सकता है कि नहीं, तो कौन से कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल बफर्स के बारे में। Let's talk about simple buffers. Simple buffers are nothing but they are salts of weak acid and weak base. They are nothing but salts of weak acid and एक सिंगल कंपाउंड ही आपको रहेगा। सिंपल बफर में एक सिंगल कंपाउंड होगा, मिक्स्ड बफर में दो रहेंगे। यहाँ पे एक कंपाउंड, यहाँ पे दो कंपाउंड का मिक्सचर होगा, ठीक है। अब एक कंपाउंड कैसा होगा, द कंपाउंड मस्ट बी अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर वो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है उसको हम सिंपल बफर कह सकते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल CH3CuNH4, this is salt of weak acid and weak base। क्या आप में से कोई बोल सकता है जो सॉल्ट मैंने यहाँ बनाया है वो किस वीक एसिड और किस वीक बेस से बना हुआ है? कैन वी से यस? सर एथेनोइक एसिड, सर अमोनिया। That is right too. It can be formed from ammonia also. But मैंने यहाँ पे वेरी सिंपल काम करना है आपको इसको आयनाइज कर, जब भी जानना हो जिसे पता नहीं कैसे पता करते हैं, सिंपल है। जैसे हम एसिड और सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो आपको एसिड और बेस को मिक्स करते हो तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। द रिवर्स इज ट्रू, द रिवर्स इज ट्रू। जब सॉल्ट में आप पानी ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? एसिड और एसिड एंड बेस। तो आपको देखना है कि किस एसिड बेस से बना है, इसका पानी ऐड कर दो। अब इसको तोड़ो, if you break it down क्या मिलेगा? CH3CO minus NH4 प्लस आयंस में तोड़ दो इसको, और H2O को ब्रेक करें क्या मिलेगा? H प्लस और OH माइनस, तोड़ो और जोड़ो। अब ये माइनस और ये प्लस चार्ज, ये प्लस में ये माइनस चार्ज, क्या मिलेगा? CH3COOH plus NH2OH. This is a weak acid, that is acetic acid, and this is ammonium hydroxide weak base। तो दोनों ही weak acid weak base दोनों weak है, तो इससे बना सॉल्ट है that is CH3CONH4। ये क्या बनेगा? बफर की तरह काम करता है। दोनों में से एक भी स्ट्रांग हो गया तो बफर की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। तो सिंपल बफर होने के लिए सिंपल कंडीशन है कि वो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। Now moving to the next part.
मिक्स बफर, हमें बोला मिक्स बफर में 2 कंपाउंड, वो 2 कंपाउंड कौन कौन से होंगे और उसको कब बोलेंगे हम, एसिडिक कब बोलेंगे, बेसिक बफर। अगर वो एसिडिक बफर है तो मिक्सचर क्या होगा, दैट विल बी वन वीक एसिड। बेसिक बफर है तो एक कंपाउंड में मिलेगा आपको वीक बेस, तो वीक एसिड है प्रेजेंट तो एसिडिक बफर, वीक बेस है तो बेसिक बफर होगा। और साथ में क्या होगा, एक सॉल्ट होगा, साथ में इनका एक एसिड और सॉल्ट, एक बेस और सॉल्ट। दिस मिक्सचर कैन फॉर्म अ बफर, परंतु कोई भी सॉल्ट नहीं चलेगा, कोई भी सॉल्ट नहीं चलेगा। कौन सॉल्ट चलेगा, जैसे हमने यहाँ बोला, डेफिनेशन की बात करते हैं, एसिडिक बफर में बहुत सॉल्ट कौन सा है, डेफिनेशन में लिख लेते हैं, mixture of weak acid and salt with a base। तो ये सॉल्ट जो आपने लिया है, दिस सॉल्ट मस्ट बी द सॉल्ट ऑफ द सेम वीक एसिड। जो वीक एसिड आप यहाँ पे ले रहे हो मिक्सचर में, उसी वीक एसिड का ये सॉल्ट होना चाहिए, किसी और एसिड का नहीं चलेगा। जो वीक एसिड आपने यहाँ पे लिया है उसका ही सॉल्ट, और किसके साथ, इस बेस के साथ, the base must be a strong base, base must be a strong base, that is the condition for the solution to be a buffer, acidic buffer। The similar way here let us say base salt ऐसे ही बेसिक ऊपर भी है, तो वीक बेस चाहिए और एक सॉल्ट चाहिए, बट दैट salt must be the salt of the same weak base, it must be the salt of the same weak base with a strong acid, with a strong acid। Alright, definition, some examples for that, noted everyone? 2 minutes, sir. No, sir. Yes, sir. Done. Now let us see examples. Weak acid, for example, CH3COH, और उसका सॉल्ट चाहिए, उसी का सॉल्ट चाहिए with a strong base। This is an example for acidic buffer। देखो CH3CONA, अगर इसका करोगे H2 से रिएक्शन क्या मिलेगा आपको, CH3COH and NaOH, करेक्ट। ये सॉल्ट का अगर आप करें हाइड्रोलिसिस क्या मिलेगा, CH3COH and NaOH, मतलब ये किससे बना है, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, और वो वीक यहाँ दिख रहा है, जो यहाँ वीक एसिड है वही यहाँ पे वीक एसिड है, और इसका सॉल्ट बना है NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ भाई, ये बफर है और ये एसिडिक बफर है। Similar way, for example of here, I need a big base. So for example,
plus it will salt with strong acid. अगर NH4Cl को माइनस करोगे तो आपका NH4 प्लस और Cl माइनस, और H2 से रिएक्ट करोगे तो H प्लस और OH माइनस, H प्लस जाएगा Cl माइनस प्रोटेक्ट करेगा, HCl बनेगा। ठीक है, HCl here is an acid and OH माइनस जाएगा NH4 प्लस के साथ NH4OH बनेगा। तो NH4OH और HCl का ये सॉल्ट है। तो NH4OH सेम वीक बेस जो हमने यहां पे लिया है, और HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। कंडीशन सेटिस्फाई है। इज आल्सो किसी को शंका इसमें? सर एग्जांपल वापस बताओ ना। कौन सा एग्जांपल? सर बेसिक वाला। हाँ, बेसिक वाला। बेसिक वाला। देखो अपने को क्या चाहिए बफर होने के लिए? हाँ, डेफिनेशन लिख के बताओ क्या चाहिए आपको बफर? वीक बेस प्लस सॉल्ट। वीक बेस चाहिए। वीक बेस है क्या वहां पे? NH4OH है ना? यस सर। यस, वीक बेस है। अब दूसरा वाला सॉल्ट भी है, NH क्लोराइड। जो क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, ये सब क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं, पता होगा आपको, है ना? जितने भी क्लोराइड्स है, सल्फेट्स है, नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट्स है, ये सबको हम सॉल्ट्स बोलते हैं। तो दूसरा वाला सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है। परंतु देखना है क्या जो सॉल्ट हमको चाहिए वही है क्या? अपना सॉल्ट के लिए कंडीशन क्या बताओ? किस प्रकार का सॉल्ट चाहिए आपको बफर होने के लिए? दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो आपने वीक बेस लिया है वही वीक बेस उस सॉल्ट के अंदर भी होना चाहिए, है ना? जो वीक बेस आपने मिक्सचर में लिया है वो सेम वीक बेस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एसिड जो है कोई भी चलेगा पर स्ट्रॉन्ग चाहिए। तभी NH4Cl को आप हाइड्रोलिसिस करके देखिए उसमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस से बना हुआ है, वो आता है आपको? NH4 प्लस और Cl माइनस बनेगा। H2 को ब्रेक करेंगे तो H प्लस और OH माइनस, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये बन गया H2OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगी HCl। मतलब NH4Cl is a salt of ammonium hydroxide and HCl, और ये वाला जो बेस है ये आपके यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेम बेस आपको सेम चाहिए था, और आपको एसिड चाहिए था स्ट्रॉन्ग, ये क्या है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। इज दैट क्लियर? यस सर। इन फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। इन्हें मुद्दा पता होना चाहिए क्या चीजें हमें देखना है, आइडेंटिफाई करने के लिए कोई बफर है कि नहीं है। दूसरा मुद्दा है पीएच। यहाँ पे एग्जाम में पीएच भी पूछता है। एसिडिक बेस बफर जो है उसका वैल्यूज दिया रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है एसिड का, सॉल्ट का इतना है, बताओ उस बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या है? तो पीएच का फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला फॉर पीएच ऑफ बफर pH का फॉर्मूला है प्रश्न का pH के plus log concentration of salt upon concentration of acid. In the similar way for basic buffer we have formula for POH. POH is PKB plus log concentration of salt. Of course अगर आपको POH मिल गया है तो हमको pH निकालना आता है। बताओ what is the relation between pH and pOH? कैसे निकालेंगे pOH से pH? You remember? Forgot. Very good. We know that pH plus pOH is equal to 14. 2. इस रिलेशन से यहाँ भले ही pH का फॉर्मूला है पर उस pH से pH निकाल सकते हैं। जो भी pH आएगा वो 14 से माइनस pH मिल जाएगा। Note this formula. We'll see few questions also on this. Please note कर लीजिए।
Done everyone? Yes, sir. Let us see. Let's go through the concept once before I start with the numericals. जो भी लिखा है आपको फॉर्मूला और थ्योरी एक बार देख लीजिए in 1 minute. Take one question. Find the pH and fill buffer having equal concentration of acid and salt given pH. Yes, solve this question. Try करेंगे कि मैं करूं? आवाज नहीं जा रहा है आपको आ आवाज रहा आ है। रही है? अबे तो कुछ बोल रिप्लाई कर रहा है और हमें समझे कैसे क्या ये आवाज जा रही है यस यू विल सॉल्व अपना सॉल्व -3 आएगा. कितना आएगा I into 10 to the power -3. The same as यस सर वही है। वेरी गुड
pH equal to pKa plus log concentration of salt upon ये formula है. You see that concentration of ash plus salt equal बोला है तो क्या हो जाएगा? log 1 and the value of log 1 is 0. 0. So pH will be equal to pK. And the value of pK is 0 to 10 to the power minus. Very good. जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं, जिन्होंने किया है वो अगला क्वेश्चन. What is H plus concentration in mole per liter? My solution, that is 0.2 molar this is Na. सर फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? कंसंट्रेशन इन concentration. सर वो क्वेश्चंस को नीचे लो ना सर, वो सनलाइट पे जा रहा है तो दिख नहीं रहा. इस तरफ लेता है. यस सर. Yes. लिख दिया. It is clear now. यस सर. What is the H plus concentration mole per liter of solution? 0.2 molar. क्वेश्चन अंग्रेजी का प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में. 0.2 मोलर आपको दिया है CH3CONA एंड 0.1 मोलर आपको दिया है CH3COH और K आपको दिया. देखो यहाँ पे ऐसे बोला नहीं कि बफर है ना. इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं बफर, इसलिए यहाँ पे दोनों बात इंपॉर्टेंट को आइडेंटिफाई करके आना चाहिए. ये क्वेश्चन बफर का ही है. कैसे होता है बफर क्वेश्चन है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी. करेक्ट. ये जो वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का एक सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग बेस, ये मिक्सचर बन करेगी बफर क्वेश्चन. तो बफर का पीएच का फॉर्मूला अलग है. उसका मतलब ये आपको के दिया है और आपको पीएच नहीं बोला है. सर की आवाज क्लियर नहीं है. हां जी हां. प्लीज फाइंड आउट. सर हां जी बोलिए. आपको बोर्ड दिख रहा है ना? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं थी. सर अभी स्क्रीन नहीं दिख रही, पहले दिख रही थी. अभी हाँ सर. क्या पूछ रहे हो? डाउट है क्या? सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? व्हाट? कैन यू एक्सप्लेन अगेन? तुम आंसर बता रहे हो क्या? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग. सर फिर से एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही है. क्या एक्सप्लेन करना है? क्वेश्चन क्या? यस सर. अच्छा, क्वेश्चन में आपको पूछा है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है, ठीक है. और क्या क्या दिया है आपको बोला है, जो सॉल्ट है CH3CONA
उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 दिया है और एसिड का 0.1 दिया है। ये क्वेश्चन बफर का है, हमने कैसे पहचाना? बिकॉज़ CH3COH और CH3CONA का यहाँ विषय है। CH3COH is a weak acid and CH3CONA उसी weak acid का salt है, strong base, and this combination is called as acidic buffer। उसका मतलब ये क्वेश्चन acidic buffer का है। तो acidic buffer के लिए pH हम जानते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अगर निकाल सकते हैं। सर pH क्या उससे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम निकालना पड़ेगा मतलब। मॉलिक्यूलर मास करना पड़ेगा क्या? सर सर इन कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी क्या? क्या बोले? कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी क्या? कंसंट्रेशन एक्सप्रेस हाँ वो तो निकालना है, वही पूछा है। 5.4 into 10 raised to -2 मतलब कंसंट्रेशन में कन्वर्ट पड़ेगा उसे। सबसे पहली बात सर गिवन मास जस्ट अपॉन मोल। हम निकालते हैं फिर क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है, किसी से आंसर। अब बाकी लोग सब ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें पहचान बराबर है, तो pH इक्वल टू कॉमन लिख देते हैं। फॉर्मूला है pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन। अब बताओ इस pH को निकालने के लिए जो बाकी तीन इंफॉर्मेशन चाहिए आपको दिया हुआ है, इसमें से क्या दिया और क्या नहीं दिया? बोलो। दोनों दिए है सर सर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड नहीं दी ये सर। है ना, कंसंट्रेशन दिया है पर pKa दिया है क्या? सर pK नहीं दिया है बट उसको निकाल सकता है माइनस लॉग वाला फॉर्मूला लगा के। दिया नहीं है पर हम निकाल सकते हैं बिकॉज़ Ka दिया है, तो हमको Yes, पहले sir. pKa निकालना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट pKa, ताकि इसमें ये तो नहीं है बेसिक इन्फॉर्मेशन, हम पहले pKa निकालते हैं। pKa का फॉर्मूला है Minus log pK. माइनस लॉग Ka is how much? 1.8। कितना वैल्यू है आपकी इसका? अच्छा आपको लॉग्स निकालना आता है? कराऊं मैं? देखो सर आता है सर। आता है, वेरी गुड। log a into b is log a plus log b। log b you have log of 1.8 plus log of 10 to power -5 ऑलरेडी आता है, तो -5 आगे आ जाएगा, है ना? सर प्लस log 10 पहले 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय प्लस this will be plus log 10 to power -5 log 2 log 1 get -5। now log of 1.8 log of 1.8 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा 5 माइनस log 1.8। log 1.8 का वैल्यू क्या है हम जानते हैं, आप देखो log टेबल हमारे पास है ना, से लेकर गए हैं लाइट करते हैं। log 2 का वैल्यू हम जानते हैं कि 0.3010 0.3 मान लेते हैं, एंड log 1 की वैल्यू है 0 और ये है log 1.8 जो 2 के नजदीक है। तो log 1.8 के अप्रोक्सीमेटली हम कुछ ले सकते हैं क्या? we get approximate to 0.8 0.3 तो log 2 का है, we can take 0.26 something approx 252627 कुछ हम ले सकते हैं। 1.8 के अप्रोक्सीमेट कर दिया, ये कितना आएगा आपको? 4.64 के कि 74?
74 Yes, sir. 7.4. 4.74 आ गया pK के वैल्यू, ठीक है। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं। Sir, pH is equals to 5.05 आ रहा है. Log of what is salt concentration? 0.2 and acid is 0.1. ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो log 2 हो जाएगा plus log 2 and the value of log 2 is 0.3. Is how much? 5.04. Yes, sir. ये होगा pH के वैल्यू। अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन में क्या पूछा है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन? H प्लस इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? यहां तक नोट कर लिया आपने? हाँ सर। नेक्स्ट पेज। यस सर। Now we know that pH equal to minus log of H plus concentration. तो हमको चाहिए H plus, तो H plus concentration equal to क्या होगा? log H plus equal to minus pH लिख सकता हूँ, and जब log equal to उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग बन जाएगा, तो becomes एंटी लॉग ऑफ ये H plus concentration of pH करने, H plus equal to एंटी लॉग माइनस pH। एंटी लॉग पता है क्या आप लोगों को? No, no, sir. No, sir. नहीं पता, तो पहले एंटी लॉग का समझा, तो बस विल कम बैक देयर, अंडरस्टैंड दिस व्हाट दैट। से फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे पूछा व्हाट इज द एंटी लॉग ऑफ 0.3, तो मैं बोल रहा हूँ आंसर 2। ध्यान से ऑब्जर्व करना, समझ आ जाएगा। कोई बोलता है एंटी लॉग ऑफ 0.4771, तो मैं दे रहा हूँ आंसर 3। कोई बोल रहा है एंटी लॉग ऑफ 0.6991 और मैं बोल रहा हूँ आंसर 5। कुछ ध्यान आ रहा है क्या? यस सर। यस सर, समझ ध्यान आ रहा है? समझ गया सर। सर स्क्वायर रूट जैसा उल्टा रिवर्स। हाँ देखो क्या हो रहा है, जब मैं बोलता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग, तो क्या बोलते हैं आप? 0.3 है ना, तो लॉग तो वैल्यू है और एंटी इसका एंटी लॉग 2 है। जैसा मैथ्स में इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, हैं? यस सर। वैसा ही कुछ लॉग एंटी लॉग। तो अगर log 2 की वैल्यू इतना है तो इसका एंटी लॉग क्या होगा? 2। तो बेसिकली जब कोई एंटी लॉग पूछता है, अगर कोई मुझे ये पूछता है एंटी लॉग ऑफ x क्या होगा, तो इनडायरेक्टली मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसका लॉग का वैल्यू x है, किसका लॉग का वैल्यू x है, ऐसा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लॉगरिथम पता है तो एंटी लॉग हम कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमें तो पहले हम जान सकते, सिर्फ आपको बता दिया। अभी एंटी लॉग निकालना है, अगर आपको एंटी लॉग ऑफ कोई नंबर दिया है, सब इंटीजर, अगर कोई इंटीजर है तो इसका एंटी लॉग क्या होगा, ध्यान देना, 10 की पावर हो जाएगा, सिंपल। अगर कोई इंटीजर है तो डायरेक्टली उस 10 की पावर डाल दो, तो इसका लॉग निकालेंगे क्या? log of 10 to power 10 क्या मिलेगा आपको? 10 log 10 that is 10 बराबर, इसका log नहीं मिलना चाहिए। तो सिंपल है, कोई भी इंटीजर आपको दे दिया है 10 to power डाल दो, 10 to the power डाल दो, हमारा
एंटीलॉग ऑफ 7 क्या बोलेंगे आप? 7 raised to 7. 10 रेज टू 7। किसी ने बोला एंटीलॉग ऑफ -5 क्या बोलेंगे आप? 10 raised to -5. 10 raised to minus. लेकिन अगर इंटीजर है तो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर को 10 की पावर डाल दो एंटीलॉग सम। दिक्कत कहाँ आएगी? जब डेसिमल। इक्वल होगा। ये क्लियर सभी को इंटीजर वाले? यस सर। मानो मुझे पूछा एंटीलॉग ऑफ 0.4, तो मुझे बेसिकली ये पता करना है किसका लॉग का वैल्यू 0.4 आ सकता है। किसी का लॉग का वैल्यू 0.4 है क्या? कोई इंटीजर का लॉग 1 क्या है? 0 0. 0 लॉग 2 क्या है? 0.3 0.3 लॉग 3 क्या है? 0.47 0.47. 1 सो 0.4 नहीं आ रहा है, पर हमको समझ में आ रहा है 0.4 है, 0.3 और 0.47 में मल्टीप्लाई करता है। इसका मतलब उसका जो लॉग का वैल्यू होगा 2 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए, बराबर? बस। तो ये वैल्यूज देख के आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? तो क्या ले सकते हैं? ये 2 है, ये 3 है, इसका तो 0.3 है, 2 के लिए और 3 के लिए 0.4771 है। इतना तो पता है 2 और 3 के बीच में आने वाला है वैल्यू क्या? What can you most expected we can approximate the best possible approximate Or 2.4 या 5. 2. देखो यहाँ कितना डिफरेंस है? सर 3 होगा ना? प्लस है ना, 0.18 का डिफरेंस है। सर 2.511 2.5 के ऊपर ही होगा, है ना? सर 2.1 क्या बोल रहे हो? सर 2.511 तुम ये कैलकुलेट कर रहे हो क्या? या कैलकुलेट करने के लिए बोला मैंने। कैसे मतलब बहुत ही पास था 5 we can even take 2.6 approximately, ठीक है ना? 2.5 के ऊपर ही होगा, 2.16 चलता है इतना approximation। तो ये होगा इसका सर हम 3 नहीं ले सकते हैं? लॉग और एंटीलॉग प्रिंट करते हुए वैल्यूज निकाल सकते हैं। पर मान लीजिए एक्सक्यूज मी सर, एंटीलॉग ऑफ आपको क्या है 4. सर तो होता है क्या वैल्यू होगा इसका अंदर विदाउट कैलकुलेटर? कैसे करेंगे? यहाँ दोनों है राइट, इंटीजर के और डेसिमल, दोनों को अलग अलग डील करने।
जो इंटीजर है क्या बोला उसको मैंने 10 टू पावर डाल, जो इंटीजर है 10 टू पावर डाल दो तो उसको डिलीवर आंसर। अब क्या बचेगा 0.7 बचेगा, राइट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज, मतलब बेसिकली इसको मैं लिख रहा हूं 4 प्लस 0.7 क्रिएट करना है। इंटीजर को अलग कर दो, डेसिमल को अलग कर दो। अब ये 4 जो है ये जो 10 टू पावर, अब 0.7 का मुझे करना है, तो बताओ 0.7 किसके लॉग का पास पास आ रहा है? We know log 5 is सर log 7 के पास है। and 1 is can be approximated to 0. log 5 के, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? Standard log of 0.7 is 5. Standard log of 4.7 is 5 divided by 4. Is this clear to everybody? यस सर। ये तो हुआ पॉजिटिव एंटी लॉग डेसिमल में। अगर देखो इंटीजर है तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और में डाल, और में डाल, पर डेसिमल में अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, उसको रेगुलर तरीके से नहीं कर सकते। अगर यहाँ तक सभी क्लियर है तो मैं नेगेटिव वाले में जाऊंगा। यस सर। किसी को शंका यहाँ तक? नो सर। अब नेगेटिव एंड लॉस, अगर मैथ्स में आपने कर लिया होगा तो मुझे पढ़ना लाभ बोलते के लिए माइनस 3 फॉर एग्जांपल एस रैंडम चेक माइनस 3.3 आता है, तो नेगेटिव वैल्यू जब दिया ऐसे तो पहले आपको उसको ऐसा करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपको दिया है इसका नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर लेना है। बताओ 3.3 का नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4.4। अरे बाबा तू कहां से आया है? सर 4। इंटीजर में स्मॉल पॉइंट कहां बोलते हो? इंटीजर का मतलब होता है 1 2 4 सर 4। नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर इज 4, है ना? 3.3 के नियरेस्ट को चाहिए और नेक्स्ट वर्ड यूज किया, बाद वाला देखा है कैन नॉट गो बैक, इफ गो बैक 3 आ जाए। सिर्फ मैं ये बोलता नियरेस्ट इंटीजर क्या है, आंसर है 3, पर मैंने बोला नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर मतलब इसके बाद वाला नीचे ऊपर जाने का, तो 4 आएगा। जो भी उसका नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर है उसको प्लस और माइनस कर दो इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप इज दैट जब भी नेगेटिव एंटीलॉग्स आएंगे पहले उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद ही एंटीलॉग आप निकाल सकते हैं। तो 4 है तो 4 माइनस 3.3 माइनस प्लस 4 माइनस 4 लगा दी, कोई दिक्कत है आपको? मैथमेटिकली गलती है इसके अंदर नहीं ना? Now 4 minus 3.3 is 0.7 minus 4. अब जो आपका डेसिमल है उसमें से नेगेटिव हट गया, क्योंकि इंटीजर में क्या है, डेसिमल इंटीजर में नेगेटिव रहा नहीं रहा तो चलता है, पर डेसिमल में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। आपने आगे 0.7 प्लस में, ये हमारा पर्पस था। अब इसका एंटीलॉग जो है वो इसका निकाल, जो इंटीजर है वो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, एंटीलॉग 0.7 आगे देखा हमने, तो इज 5, इसका आंसर है 500 का माइनस 4, दैट वाज प्लस 4। क्लियर एवरीवन? और जो प्रश्न अभी हम हैंडल कर रहे हैं उसमें नेगेटिव एंटीलॉग, बिकॉज़ हम क्या मिला एंटीलॉग ऑफ माइनस क्रिएशन, राइट? सर हां बोलो सर हमने एक बार वापस माइनस समझाओ ना सर। क्या बोलूं समझ नहीं आया। सर मैं बोल रहा था कि मतलब वापस समझा सर, वो माइनस वाला पार्ट आखिर में जो सेकंड लास्ट स्टेप था वो दोबारा समझाना, सेकंड लास्ट स्टेप। ये वाला यस सर। देखो 4 माइनस 3.3 0.7,
यस सर। माइनस तो ऐसे ही है। अभी डेसिमल हमारा जो है वैल्यू ये पॉजिटिव में आ गया है और हमारा पॉजिटिव करने ये स्टेप करने के बाद वही ऐसे ही सर इसका पर्पस क्या था? क्या सर आपने पर्पस बोला था ना सर, हमने -4 से क्यों किया, उसका पर्पस क्या था? डेसिमल निकालने के लिए सॉरी ये डेसिमल के आगे माइनस साइन निकालने के लिए जो डेसिमल का आप एंटीलॉग निकालते हो ना डेसिमल वैल्यू का तो नेगेटिव डेसिमल्स का एंटीलॉग आप बनाए नहीं गए there is no antilog table to calculate the value for negative decimals अगर एंटीलॉग टेबल भी इस्तेमाल करोगे ना तो भी आपको पहले ही कन्वर्शन करना पड़ता है बिकॉज एंटीलॉग -0.1 एंटीलॉग -0.3 इसके वैल्यूज आपको नहीं मिलने वाले हैं यस सर, तो आपको डेसिमल जो है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये जो बीच वाला स्टेप है ये कंपलसरी करना पड़ता है ये स्टेप करने के बाद क्या होता है नेक्स्ट इंटीजर जब लेते हैं इससे बड़ा ही रहेगा नेक्स्ट पता तो बड़े से माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा अपने आप और डेसिमल निकल के आ जाएगा बाहर तो एक डेसिमल अलग हो गया इंटीजर अलग हो गया और दो चीजें हो गई एक तो डेसिमल अलग इंटीजर अलग मिला दूसरी बात वो डेसिमल आगे प्लस साइन भी आ गया है कि नहीं अब एंटीलॉग ऑफ 0.7 की हम बात करें एंटीलॉग 0.7 मतलब किसका लॉग का वैल्यू 0.7 है log 5 की वैल्यू 0.6991 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 होता है 0.7 होता है तो हमें ये 5 है और इधर जो -4 इंटीजर है सर हमें याद रखनी पड़ेगी क्या? जो इंटीजर है उसके बाद आपको याद पड़ेगा एंटीलॉग की। 10 पावर ले लिया क्लियर सर हमें ऐसे 5 और 6 की लॉग की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी क्या? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर हम बोल रहे थे कि log 5 1 2 3 इनकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी क्या? You have to remember the values of log 1, log 2, log 3, log 5, log 7. ये सब वैल्यू याद होना चाहिए तो कर पाएंगे ना नहीं तो कैसे करेंगे पता नहीं क्या आपको नहीं पता लिख लो log 1 is 0 ये बेसिक लॉग से पता होना चाहिए और आपने 4-5 बार लिखा है। ए इतने बार मैं लिखाया उसके बाद भी उत्तर पूछ रहा है कौन है हाँ who is this this is too much आप पढ़ते नहीं मुझे पता है सर ये लिखवाया आपने हाँ सर 3 तक लिखवाई थी आपने सर बस 3 तक सर नो सर लिखा 3 है तक लिखवाई थी सर। फर्स्ट टाइम पूरा उसके बाद एक बार पूरा लिखवाया एंड एक और बार पूरा लिखवा दिया अभी। हाँ सर मेरा प्रैक्टिस करना है देखो इधर अब इस क्वेश्चन में पीएच कितना दिया हमने तो सॉल्व करते हैं माइनस व्हाट इज द पीएच वैल्यू 5 क्या इसका नेगेटिव एंटीलॉग आप निकाल सकते हैं यस सर। ट्राई करिए यस विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स सर 0.96 -6 फाइनल आंसर बताओ फाइनल आंसर 1.1 into 10 raised to -5.
Let me do it. Time जा Sir, रहा है. approx 1.2 into 10 to power minus 5. Okay, let's check here. Yes, sir. This is 6 minus 5.04 minus 6. हम जानते हैं log 9 का वैल्यू क्या होगा? ये log 9 और log 10 के बीच में log 10 is 1. log 9 का वैल्यू क्या है? 3 log 3. log 3 is 0.477. कितना आएगा? रख दे कमीशन में. टू लॉग 3 होगा ना? log 9. ये क्या स्क्वायर? Because log 9 is only given as 3 square. It's 2 log. So it's 2 14 0.9542 आ रहा है. आपको तो 0.96 चाहिए. तो 9 के आसपास नहीं, 9 के आसपास है. 0.96 वो है 0.94. Approximate 9 है. This is 9 10 to the power minus 6. This is the H+ concentration. Yes, you got the answer? Yes, sir. Yeah. Let us proceed to the next topic. सर हम अप्रोक्स ले रहे थे सर. हाँ, approximate. Exact. सर फिर 9.1 भी हो सकता है ना. आपको log table का इस्तेमाल करना पड़ेगा, which is too much time consuming and we don't have time for this. This is approximate answers. And JEE के सारे क्वेश्चन approximate आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिए रहते हैं ना, कॉमन डिफरेंशिएशन करते हैं. ये क्वेश्चन मैंने देखो अभी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं ना, देखो मैंने अप्रोक्सीमेट किया. यहाँ पे ऑप्शन देखो, मैं बोलता हूँ ऑप्शंस क्या दिया है? 3.5 to 10 to the power minus 4. यहाँ से हो सकता है क्या? No, नो. sir. ऑप्शन बी दिया 1.1 to 10 to the power minus 5. No, sir. ऑप्शन सी is 1.8 into 10 to the power minus 5. नो. ऑप्शन डी is 9 into 10 to the power minus 6. इत्तेफाक से दो मैंने अप्रोक्सीमेट किया, सेम जो ऑप्शन है उसका आंसर वही आंसर आ गया. पर अगर मैं 9 लेकर 9.2 9.1 कुछ भी लेता तो भी 10 to the power minus 6 का चक्कर लेंगे ना, है कि नहीं? यस सर. तो -6 है. तो जेई नीट में क्या ऑप्शंस है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट करके कर सकते हैं. वो ऑप्शंस पर अप्रोक्सीमेट तो सर मतलब फ्रीक्वेंसी आना चाहिए आसपास. ज्यादा क्लोज वैल्यूज नहीं देंगे ना सर. जहां दूर जाएंगे तो फिर आप भी दूर चले जाएंगे. तो वो कैसा आएगा आपको ऐसे की प्रैक्टिस में अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस, तो आपको अंदाजा लग जाएगा अपने आप का. जैसे कुकिंग करते हो लोग नमक डालते हैं, पहली बार कुक करते हो नमक कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है, पर कुकिंग करते करते क्या होता है अंदाजा हम लोग डालते बराबर आता है. टेस्ट से जरूरत नहीं पड़ती, बराबर डालते. तो उसे प्रैक्टिस होना अंदाजा अपने आप. फिर नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज सॉलिडिटी प्रोडक्ट. कोशिश करना है कि अगर हमको टॉपिक खत्म कर देने के हैं ताकि हम बाय बाय कर सकें. करना नहीं है. लेट्स हैव द लास्ट क्लास. सॉलिडिटी प्रोडक्ट. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? जैसे आपको आयोनिक प्रोडक्ट पता है क्या? व्हाट दिस आयोनिक प्रोडक्ट है? मान लीजिए MgCl2, इसको क्या माइनस कर सकते हैं? बताओ ये किस प्रकार साइन है? Mg plus Cl.
Mg2 plus 2Cl minus. माइनस। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि इस रिएक्शन का आयोनिक प्रोडक्ट क्या है, देखो वही के है, उसकी को कभी हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल दिया, उसी को डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया। यहाँ पे वही के को सॉल्वेंट प्रोडक्ट नाम दे रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट नाम दे रहे हैं। आयनिक प्रोडक्ट के इज गिवन एज आयनिक प्रोडक्ट आयन से प्रोडक्ट मिलेगा, रिएक्टेंट लेंगे नहीं। यहाँ पे आयन के प्रोडक्ट में है, ये आयोनिक प्रोडक्ट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस raised to stoichiometric coefficient या 1 है into concentration of Cl minus raised to stoichiometric coefficient। जैसे हम K के लिए करते हैं वैसे ही करना, बस यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आयन के लिए Kw लिखते हैं। Kw is the ionic product of water, ionization constant of water या ionic product of water बोल सकते हैं, water लेता है। तो जनरली किसी भी में वाटर निकाल सकते हैं, उस कंपाउंड को आयनाइज करो और इस प्रकार से आप लिख लो, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। समझा? Got it? यस सर। अब मान लीजिए आप देता हूँ AlCl3 और पूछता हूँ इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बताएंगे आप? इसका आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगा, कौन बताएगा? सर Al3 प्लस कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 3। Yes, sir. है ना, सो आयनाइज करेंगे आप। Everybody got it? यस सर। So now I'll talk about this already. ये टॉपिक है। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना 2 मिनट। Done? 2 सेकंड सर। यस जब कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आयोनिक प्रोडक्ट निकालते हैं एट सैचुरेशन, दैट आयोनिक प्रोडक्ट कैन बी कॉल्ड एज सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। उसी आयोनिक प्रोडक्ट को हम सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। इन वन सेंस आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट सेम है, फिर भी डिफरेंट। जैसे हमने बात किया था रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है आपको? केमिकल इक्विलिब्रियम reaction quotient is also product upon reactant power stoichiometric coefficient and Yes, sir. equilibrium constant भी same formula, पर दोनों में डिफरेंस क्या था? Sir, एक दोनों में डिफरेंस क्या? रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर इक्विलिब्रियम पे वो कांस्टेंट निकाला था। सर ब्रैकेट का। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप रेशियो निकालोगे, वो है रिएक्शन कोएफिशिएंट। इट कैन बी एट एनी पॉइंट, रिएक्शन स्टार्ट होने से लेके इक्विलिब्रियम तक किसी भी पॉइंट पे आप वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशियो को निकाल लो, that can be called as reaction quotient, whereas equilibrium constant is applicable only at equilibrium condition, है ना?
सिर्फ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आप लेंगे तो ही वो K का फॉर्मूला होगा, पर Q जो है हर एक पॉइंट पे काम करता है। So all the equilibrium constant can be called as reaction quotients. For all the reactions may not be equilibrium constants, right? Because at equilibrium आप Q भी निकाल सकते हो, at equilibrium K भी निकाल सकते हो, सेम ही रहेगा। बट एनी अदर पॉइंट आप सिर्फ Q निकाल सकते हो, K निकाल नहीं सकते। वैसे ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट का भी आप किसी भी सॉल्यूशन का, जब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है तब उसका आप निकाल सकते हो। निकाला कि आपने कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैंने उस टाइम ये नहीं बताया था आपको वो सॉल्यूशन किस प्रकार सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड, तीनों कंडीशन में फॉर्मूला विल रिमेन सेम। फॉर्मूला तो ऐसे थ्योरेटिकली आप ऐसे सॉल्व करेंगे, even without knowing what kind of solution it is, we can write the formula. It's really done just now, but that can be called as Ki, irrespective of it is unsaturated, saturated, or super saturated. But solubility product, which can be denoted by KSP, ये भी वही है, वह फॉर्मूला वही रहेगा, पर कब बोलेंगे सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए ही आप उस Ki को KSP से फिट कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड के लिए और सुपर सैचुरेटेड वी नॉट कैलकुलेट, KSP is not applicable. Is that clear? Now जो शब्दों का मैंने प्रयोग किया स्टेटमेंट्स के अंदर, वहां पे मैंने अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात किया। क्या आप इन तीनों के बारे में जानते होते तो आपने रेस्पॉन्ड किया होगा, पर क्योंकि आपका रिस्पांस नील है, ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं है। पता है नहीं पता है? नो सर। मान लीजिए यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट पानी लेते, पानी सॉल्वेंट यूनिवर्सल है, और जो पानी यहाँ पे हमारे पास है तो जानते हो solubility is a property is concentration of mole per liter, कितने मोल सोल्यूट जो है 1 लीटर पानी में वो अपने डिसॉल्व कर सकता है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, कितना कैपेसिटी उसका है टू डिसॉल्व द सोल्यूट, मैक्सिमम सोल्यूट वो उसका है ना सॉल्युबिलिटी कहलाता है। पर अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए जो पानी हमने लिया है 1 लीटर पानी, इसकी कैपेसिटी है 50 ग्राम NaCl को उसके अंदर बुला सकता है, उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। अब आपने ये क्या है, उसकी कैपेसिटी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर वाटर, बट व्हाट यू हैव डन, आपने इस पानी में सिर्फ 20 ग्राम नमक डाला है। बताओ कैपेसिटी खत्म हो गई कि और है? सर और है। अब 20 ग्राम पानी आपने डाला है, उस कैपेसिटी से कम है, तो इस काइंड ऑफ सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैपेसिटी है 50 ग्राम का, डाला हमने सिर्फ 20 ग्राम, और भी वो ले सकता है, तो उस प्रकार का सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मान लीजिए सेम एग्जांपल, 1 लीटर पानी है, हमने डाला है 50 ग्राम, और ले सकता है क्या? और ले सकता है वो? सर हीट करने पे लेगा। कंडीशंस की बात नहीं कर, अभी ये पानी की बात। नो सर। यस सर। उसका इस टेम्परेचर पे कैपेसिटी 50 का था, एग्जैक्टली 50 दे दिया है, ना कम है ना ज्यादा भी नहीं है, पूरा डिसॉल्व हो चुका है, पर एक्स्ट्रा एक भी दाना एक्स्ट्रा एडिशनल ले सकता है।
इस कंडीशन को बोलते हैं जब उसका जितना डिसोल्यूशन पावर है, जितना कैपेसिटी है, एग्जैक्टली उतना उसको डाल दिया जाए, ना कम ना ज्यादा, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे हम भी बोलते हैं ना मेरा सैचुरेशन आ गया है, बस इसके ऊपर और सर जाएगा नहीं, बंद करो क्लास, है ना, सैचुरेशन आ गया हमारा। तो सैचुरेटेड मतलब वो इट इज द लिमिट, उसके बाद एक दाना भी डिसॉल्व नहीं कर सकता है। अनसैट मतलब अब तक सैचुरेशन नहीं आया, ये अनसैचुरेटेड, अब तक सैचुरेशन का आया नहीं है, उसका और काम। चलो और सर और पढ़ाइए और पढ़ाइए, अब तक हम सैचुरेट हुए नहीं है, पढ़ाओ। जब सैचुरेशन है बस हो गया था, इसके ऊपर और अंदर जाने वाला नहीं, ऐसे बच्चे बोलते हैं वैसे ही। अब मान लीजिए कैपेसिटी है 50 ग्राम की, डाल दिया हमने कितना 60 ग्राम, तो क्या होगा? Unsaturated. सुपर सैचुरेटेड। ग्राम भी आप डालेंगे इसमें 50 ग्राम भी डिसॉल्व होगा और 10 ग्राम ऐसा ही रह जाएगा, प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकल जाएगा नीचे, डिपॉजिट, अभी नाम से नीचे आ जाएगा, नीचे will get deposited as 10 ग्राम। समटाइम्स आप देखते हैं शरबत बनाते घर के, पता नहीं आजकल बनाते वाले, पर पुराने जमाने में, हमारे जमाने में शरबत बनाते थे घर के अंदर, सबको पीने के लिए लड़कियों में, तो उस टाइम ग्लास शरबत देते हम भी, तो बहुत बार ग्लास के नीचे शक्कर जैसा का वैसा एज इट इज दिखता था। इसे एक्सपीरियंस यस सर। है ना, बहुत मिलाते हैं, बहुत मिलाने के बावजूद भी नीचे शक्कर बचा रहता है, क्योंकि इतना मिलाया आपने, पूरा मिलाने के बाद कुछ पूरा ट्राई करने के बाद शक्कर बच जाएगा, मतलब क्या सैचुरेशन आ चुका है और शक्कर उसमें डिसॉल्व होना पॉसिबल नहीं है, तब वो नीचे आ जाता है। हाँ, वो क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ज्यादा हो गया है कैपेसिटी से ज्यादा, तो डिसॉल्व नहीं होगा, वैसे ही बात समझ में आ गई आपको? व्हाट इज अनसैट, सैट एंड सुपर सैट सॉल्यूशंस? इनमें से जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिसमें ना कम है ना ज्यादा, उसी को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसके आयनिक प्रोडक्ट को ही हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अनसैट और सुपर सैट के आयनिक प्रोडक्ट को हम केएसपी नहीं बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये था थियरी, व्हाट इज केएसपी और किस कंडीशन पे केएसपी हम निकालते हैं। अब मुद्दे की बात करें, क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस will appear, that part is, first thing is solubility और solubility product के बीच में रिलेशन निकालना, and second thing is numerical based question, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी केएसपी और एस का रिलेशन निकालते आना चाहिए। कभी-कभी रिलेशन तक ही सीमित क्वेश्चन होता है, ऐसे नीट में रिलेशंस बहुत पूछता है केएसपी और एस का, और कभी-कभी वैल्यूज देता है, कितना है केएसपी क्या बताओ, पर एस कितना दिया है केएसपी पूछो, केएसपी दिया है एस पूछो, पहले तो रिलेशन निकालना है। यहाँ पे कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए कोई फिक्स फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, the new formula, new relation for every different question. Let's see how we do. Simple example आपको दिया है, इसके लिए मुझे KFC और S रिलेशन निकालना है। To understand what is solubility, solubility is number of moles of solute dissolved per liter of solvent. मतलब mole per liter is nothing but concentration. Solubility मोल पर लीटर है, concentration मोल पर लीटर है, वो एक ही बात है, once and they both are same here in this case. So solubility is something but concentration, not get confused. AlCl3 माइनस करेंगे Al3 प्लस अब मान लीजिए concentration AlCl3 का S है,
अगर इसका S है तो Al3 से क्या होगा? 1 मोल Al3 कितने मोल Al3 देगा? मोल कंसेप्ट। अच्छा बताइए, एक Al3 कितने है? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना कितने है इसमें? हाँ? सर 0 भाई एट टाइम इसमें कॉमन सेंस चाहिए, केमिस्ट्री नहीं। दिख रहा है क्या? Al3 में एक Al है, कौन सी बड़ी बात है उसमें? तो 1 मोल Al3 एक ही मोल Al देगा और 3 मोल Cl देगा। उसका फॉर्मूला आपको जवाब दे रहा है, सोच क्या है? There is no mole concentration required here. तो बस इसको आयनाइज किया है तो कितने Al है? 1 ही Al है, मतलब S मोल will give you S मोल। 1 मोल AlCl में 3 मोल Cl, तो S मोल में आएगा 3Cl। ये हो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ S सॉल्युबिलिटी आपको लिखना है। अब फॉर्मूला देखने का भी हमने Ki का बस थोड़ा Ki लेना KSP। क्या क्या फॉर्मूला हमने? कंसंट्रेशन ऑफ Al3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस O3, करेक्ट? यस सर। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करो। कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्या दिया है? S। Cl क्या दिया है? 3S। 3s 3S का परसेंट 3 cube is 27. This is 27 S power s square yes S cube S power 4. This is the relation for KSP and S for this particular compound. ऐसे हर कंपाउंड का डिफरेंट होने की संभावना है, डिफरेंट क्या है इससे। इसी प्रकार से आप निकालिए व्हाट इज द रिलेशन ऑफ KSP and S लिखा है NaCl का KSP व्हाट? सर 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 27 लिखा है क्या? क्या बोल रहे हैं? व्हाट यू आर सेइंग? सर एसपी की वैल्यू 27 है क्या? KSP equal to 27 S power 4. सर NaCl के लिए KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, तुम आंसर बता रहे हो क्या? यस सर। तो पहले वो बताओ मैं क्या बता ही रहा है। ये क्या सभी ने? ये s square आ रहा है सर। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे S छोड़ देंगे तो आपको यहाँ S मिलेगा। S is सर मतलब जितना सोल्यूशन है उसका वह ले सकता है क्या वो? doesn't work here. देखना है। निकालिए इसका। सर ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या डिफाइन करती है सर? मतलब कितना? KSP और S का रिलेशन। S is solubility, KSP is solubility product.
How much you got answer? ET plus 7 for the 20. 108 s power 5. Correct. Very good. सर ये करके दिखाना क्या? मेरा अलग आ रहा है आंसर इस सर ये करके दिखाना है सॉल्यूशन तुम्हारा अलग आया क्या? यस सर 108 s power 5. 3 कैल्शियम है यहाँ पर और 2 फॉस्फेट, मतलब यहाँ हो जाएगा 3s, यहाँ हो जाएगा 2. concentration of 3 plus 3s. This is 27. सर उसकी पावर 2 कैसे होगी Give the value of s और पूछता है ksp या फिर ksp और दिया रहता है और रिलेशन निकालना होगा पहले रिलेशन निकालने के बाद एक दिया एक पूछा डिफरेंट का बोलो क्या बोलो सर सी पावर 2 कैसे होगी नहीं मतलब कैसे होगी सर तुम्हारा आवाज ना अब क्लियर नहीं आ रहा है ठीक से पता नहीं आपको सर सीओ की पावर 3 कैसे हो गई क्वेश्चन में दिया है ना तो मैंने लिया CH3 है तो 3 लेंगे ना फिर 3 कैल्शियम है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है और सर वो उसको 2 हाँ उसके ऊपर चार्ज नहीं लेते हैं ओके सर डोंट टेक चार्ज यू टेक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट concentration power stoichiometric coefficient not a charge only. This was solubility product. Moving to the next topic. पर अभी लास्ट टॉपिक वर्ड चेक कर लेते हैं कि बाकी पढ़ाई आपको मैंने एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ाया है Arrhenius, Bronsted, Lewis concept. Yes, sir. आपको मैंने Ostwald's dilution law का फॉर्मूला दिया है Yes, sir. इसके बाद क्या है फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बफर फिर मैंने आपको pH और pH वाला कंसेप्ट बताया था क्या H2O का सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन pKw pH pOH रिलेशन Yes sir. ओके सब हो गया तो ये लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक कॉमन आयन कॉमन आयन सर लेफ्ट साइड में लिखो ना सर वहाँ पे सनलाइट आती है राइट साइड में यस सर कॉमन आयन ये कॉमन आयन इफेक्ट है इसका नाम है इसको भी कॉमन आयन कहीं तो कुछ होगा किसका कॉमन आयन देखते हैं एग्जांपल इफेक्ट कैसे होता है कहां होता है जानना इंपॉर्टेंट है आपसे सीरियस नहीं but just what happens to understand for example I have a weak acid so I have weak acid
और हम जानते हैं कि एसिड्स का ही इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग का भी होता है। ये अपनी इक्विलिब्रियम रिएक्शन कौन चुकाता है? CH3CO- इस प्रकार सिस्टम इसका इक्विलिब्रियम में था। थोड़ा बहुत यहाँ पे लीच चैटलियर प्रिंसिपल भी यूज करने वाले हैं, जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। तो ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था, तो आपने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को यहाँ पे ऐड कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे ऐड होगा, आप जानते हैं HCl स्ट्रॉन्ग होने का मतलब वो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। तो पूरा क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे यहाँ पे HCl हो जाएगा, मतलब HCl और Cl-, अब Cl- से कुछ नहीं फर्क पड़ता, फर्क किससे पड़ने वाला, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपने क्या किया, आपने H+ कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, लेकिन इसको डाल के बिकॉज इन दोनों में से कॉमन आयन इफेक्ट, ये जो आयन कॉमन होगा ये भी होगा, इसके मैं यहाँ पे इसके डालने की वजह से H+ कंसंट्रेशन करने की वजह से इसमें कर दिया, इसको मतलब H+ कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने, और H+ का प्रोडक्ट साइड में ना, तो इन वन से आपने प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अब लीच चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है अगर आपने प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ा दिया क्या होगा, एक नया इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, बराबर? यस सर। तो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन फॉर द न्यू इक्विलिब्रियम। उस चक्कर में क्या हो रहा है, आपने H+ बढ़ाया, अब ये H+ जो है इस CH3CO- को कंज्यूम करके CH3COH बना रहा है, तो ओवरऑल उस रिएक्शन का जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो घट रहा है कि बढ़ रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले यहाँ 50 CH3COH थे एट इक्विलिब्रियम में, यहाँ 50 थे, टोटल आपने 100 लिया था, 100 में से मान लेते हैं 50 डिसोसिएट हो गए थे, 50 ही बचे थे इक्विलिब्रियम में। अब आपने H+ कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, उसकी वजह से बताओ ये वाला कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। मानो ये 50 से हो गए 60, कुछ ये कंबाइन के वापस ये बन जाए, तो बेसिकली आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड घट गए कि बढ़ गए? सर बढ़ गए, घट गए। पहले जब आपने HCl ऐड नहीं किया था तब उससे पूछो कि तुम्हारे कितने मोल डिसोसिएट हुए, पूछो उससे क्या बताएगा, बिफोर एडिंग HCl हाउ मेनी मोल्स वर डिसोसिएटेड? भाई क्या यार, 100 थे यार स्टार्टिंग और 50 बचे थे, तो कितने डिसोसिएट हुए? 50। सर यस सर। थोड़ा तो लगाओ यार, थोड़ा तो लगाओ। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक। पहुंच रही है, जब पहुंचना है तो नहीं पहुंच सकता है हम दोनों के। तो 100 से 50 बचे, मैंने बोला 50 में डिसोसिएट। अब जब मैंने HCl डाल दिया तो उससे क्या हो गया कि 50 का 60 हो गया, तो कितने हुए डिसोसिएट सर 100 में से? सर 40। तो अल्फा घट गया ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या, कितना अधिक डिसोसिएट हुआ है, पहले 50 हुए थे 40 ही हुए अभी के हिसाब से, तो अल्फा क्या हुआ, सर घट गया मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द रिएक्शन विल डिक्रीज, ये पॉइंट होगा। कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है, क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर है अल्फा रिड्यूस होता है रिएक्शन का, अगर कॉमन आयन वहां पे है तो। अगर क्वेश्चन में बोला है सेम रिएक्शन गिवन यू Na2CO3 और बोला है इसको डाल दिया आपने इसके अंदर, बोलो अल्फा घटेगा बढ़ेगा सेम रहेगा, आप बोले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉमन आयन नहीं है।
अगर एक भी आयन कॉमन होगा तो क्या अल्फा घटेगा, अगर बढ़ने की संभावना ही नहीं है, या तो घटेगा या तो आपको रिमेन्स कांस्टेंट, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कंपाउंड आपने उसमें ऐड इक्विलिब्रियम पे किया है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के। ठीक है भाई, क्लियर कॉमन है। Due to common ion effect, degree of dissociation decreases. बेटा एक बात नोट कर लेना, अल्फा डिक्रीज होता है बट डिसोसिएशन कांस्टेंट रिमेन्स सेम। There won't be any effect on the dissociation constant K. K के ऊपर effect है वो constant है। Common effect हुआ तो भी K का वैल्यू सेम रहेगा। K की रेशियो रिमेन्स सेम। अल्फा चेंज। सर मतलब जब तक उसमें HCl नहीं डालेंगे तब तक वो बढ़ेगा, क्या बोल रहे हो? मतलब तो घटेगा ना वो। सर जब तक उसमें HCl नहीं डालेंगे तब वो घट रहा है, मतलब डालेंगे तो बढ़ेगा। समझा नहीं मुझे। HCl डालेंगे तो कॉमन एलिमेंट होगा, आप H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए ली-चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा। जितना फॉरवर्ड रिएक्ट ज्यादा होता है उतना हम बोलते हैं कि अल्फा ज्यादा है, मोर इज द फॉरवर्ड रिएक्शन मोर इज अल्फा। पर बैकवर्ड हो रहा है तो अल्फा घटता है, फॉरवर्ड तो अल्फा बढ़ता है। Done, everyone? Yes, sir. This was the last topic of this particular chapter. Now we have two options here. First option is we can end here. Second option is we can end here. Which option you want? Both options. Both options are same one. What I mean to say is that अगर आप सॉल्विंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं अगर एक आध क्लास इसको लेना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग कराना है तो उसको लगता है या फिर तुम्हारे कोई डाउट्स है जो सॉल्व करने हैं या कोई स्पेसिफिक शीट आपके पास है तो आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन से कराऊं, तो एक आध क्लास लेना है इसके ऊपर क्वेश्चंस के लिए, तो फिर एक क्लास मंडे को हम अरेंज कर सकते हैं और वहां पे इसको विराम दे सकते हैं बाय सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस, या फिर वी कैन एंड हियर, यू कैन सॉल्व द वे यू आर डूइंग। सो आपको मिला है ना मटेरियल वगैरह, स्टडी मटेरियल, तो वहां से Yes. सॉल्व करो और जो भी आपको शंकाएं आएंगे या तो आप डाल सकते हो। नहीं अभी तो है सर टीचर्स। अब आप नहीं पढ़ाएंगे? हाँ खत्म हो गया ना सिलेबस मेरा, और कुछ नोट बचा है? मैरिक पढ़ा रहा, उसमें बचा है अभी। क्या बोले? सर दूसरी वाली केमिस्ट्री पढ़ा ना, उसमें बचा है। अरे सब हो गए ना,
देखो एक टीचर पढ़ा रहे हैं Yes, inorganic, sir. एक पढ़ा रहे ऑर्गेनिक, मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिकल, तीनों सिलेबस कवर हो गया ना। पर अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक ऐसा कुछ है फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, तीनों खत्म होने को आया है और आपका शायद एग्जाम फरवरी में, प्रोबेबली फरवरी या मार्च Yes, sir. होगा। हाँ, तो उससे पहले जो दिन बचे हैं, अगर मैंने सर को बोला ऑलरेडी, मोहित सर को, अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये स्पेसिफिक टॉपिक, ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कुछ भी व्हाटएवर यू फील, बिकॉज सिलेबस में बहुत आपको चॉइस रहता है, आपको जो टफ लग रहा है, जो आपको पढ़ के नहीं हुआ, जो भी हुआ हो, है ना, ये टॉपिक्स मेरा सर पढ़ा के दे दो, जो टॉपिक्स मुझे आप बोलेंगे, बिकॉज आपके पास चॉइस है, 3 टीचर है, जिनसे जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, है ना, आपको लगता है ये टीचर से ये पढ़ के लेना चाहते हैं ताकि अच्छा समझ में आएगा, तो आप वो टॉपिक दे दीजिए। अगर मुझसे कुछ पढ़ना है आपको तो मुझे टॉपिक बोलिए, ये टॉपिक्स पढ़ना है सर आपसे, ठीक है ना, देन वी विल अरेंज स्लॉट, है ना, हम शॉर्ट्स अरेंज करेंगे और मैं आपको वो टॉपिक रिवीजन करके दूंगा, या तो रिवीजन बताओ या तो फिर सॉल्विंग। फिजिकल में तो सॉल्विंग के लिए बहुत क्वेश्चंस है ना, फिजिकल ऑर्गेनिक में सॉल्विंग के लिए बहुत क्वेश्चन है, तो व्हाटएवर यू से, योर चॉइस। बोला सर Okay, हाइड्रोकार्बन sir. के रिवीजन ले लेंगे। हाइड्रोकार्बन से क्या, हाँ सर। कितने लोगों चाहिए हाइड्रोकार्बन रिवीजन, रेज योर हैंड, देन अकॉर्डिंगली आई विल टॉक टू सर। हाइड्रोकार्बन का रिवीजन कितने लोगों को चाहिए? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 लोगों को चाहिए, तो आप 9 लोगों का फोटो खींच लेता हूँ, फिर आपका मैं एक रिवीजन स्लॉट अरेंज करता हूँ सर से। These are the 9। Sir, हाइड्रोजन का ले लो ना सर, हाइड्रोजन का और इक्विलिब्रियम का। जो भी, अरे तुम सब बता दो, सब ले लूंगा, क्या दिक्कत है मुझे, एक करके। तो सर हाइड्रोजन और इक्विलिब्रियम कब ले लो? हाइड्रोजन कितने लोगों को चाहिए बताओ, हाउ मेनी वांट हाइड्रोजन, ये हैंड नीचे करो, हाइड्रोजन वाले कौन है वो हाथ ऊपर करो सर, कितने लोग तक हाइड्रोजन का रिवीजन चाहिए आप? हाइड्रोजन के लिए पुत्र सिर्फ 3 लोग हैं, थोड़ा कठिन है, उसको लास्ट में करेंगे पर थोड़ा बाद में प्रायोरिटी देंगे, संख्या कम है, 2 हो गए अभी, अब 1 हो गए, अब 0 हो गए। कितने बोलते हैं इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए रिवीजन वापस, मतलब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्विंग, क्वेश्चन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में, मुद्दे की बात करके इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस और रिवीजन, एक मतलब ब्रीफ रिवीजन चाहिए। हाँ, इसके लिए इनफ संख्या है, तो हाइड्रोकार्बन्स लेंगे और इक्विलिब्रियम लेंगे। और कुछ चाहिए क्या किसी को? सर थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चंस। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग। यस सर, वो भी ले लो। यस सर, सब भी क्वेश्चन सॉल्विंग है ना बस सर। थर्मो क्वेश्चन के लिए कितने हाथ है ऊपर? ये सारे हाथ जो ऊपर ऑलरेडी है वो सब एग्री है क्या थर्मो के क्वेश्चंस के लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, 3 हो गए, थर्मो के क्वेश्चंस, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस और हाइड्रोकार्बन्स। और कुछ, और कोई इच्छा बोलो, एक ही बार में बात कर लेता हूँ सर से, स्लॉट्स को अरेंज कर देंगे मेरा, फिर ये वीक से स्टार्ट कर सकते। और किसी को सर इच्छा? नॉमेनक्लेचर के भी क्वेश्चंस। नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी। यस सर। तो तुम जब क्वेश्चंस बोल रहे हो मुझे ना, तो यू आर टॉकिंग फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आप एनसीईआरटी से मुझसे पूछ रहे हो कराने के लिए, या फिर यू आर आस्किंग फ्रॉम जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू? सर प्रैक्टिस से एग्जाम मतलब है। नहीं, क्यों पूछ रहा हूँ, अगर आप एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोल रहे हो, तो फिर एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चंस है वो सब हम ले सकते हैं सॉल्विंग, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर जेईई एग्जाम में सभी स्कूल एग्जाम ना। सर नोमेनक्लेचर रहने दो सर। हाँ सर नोमेनक्लेचर नहीं चाहिए। ठीक, चलो एक काम करते हैं, पहले 3 खत्म कर देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं, है ना। अभी हाइड्रोकार्बन्स, इक्विलिब्रियम और थर्मो का क्वेश्चन रिवीजन। तो कल मैं आपका हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करता हूँ रिवीजन,
वो खत्म करते हैं सर उससे पहले थोड़ा नॉमेनक्लेचर ले लो, मीन्स पूरा डीप में नहीं पर ऊपर ऊपर में। पर तुम अकेले हो यार उसके लिए। एक काम करते हैं शोएल, मैं हाइड्रोकार्बन करते करते ही नॉमन के साथ में उसका मिक्स कर देता हूँ, ठीक है ना? तो while doing hydrocarbons only I will mix up nomenclature there अलग से। ओके सर, ये अच्छा रहेगा। चलेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.